किस प्रकार से कवि अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में समाज के ऐसे एक विशेष वर्ग के दुख और कष्टों को उठाता है और हम उनको पढ़ करके उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार पंत जी ने इस कविता में एक किसान और उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों का विशद विवेचन किया। इन्होंने अपनी बिंबात्मक भाषा के जरिए, जैसे उस शुरू में कहा कि कवि की भाषा या काव्य की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, तो चित्रात्मक कैसे है वो दिखाते हैं यहाँ पर। चित्रात्मक भाषा किसे कहते हैं? जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हों और हमारे सामने कोई चित्र उपस्थित नहीं है, कविता के शब्दों में वो शक्ति होती है कि हमारे सामने वह चित्र उपस्थित कर देती है। हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम केवल काव्य को पढ़ रहे हैं, लेकिन उस काव्य के पदों में, काव्य के शब्दों में वह शक्ति है कि वह दृश्य जिस बारे में कवि बात कर रहा है वह दृश्य हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। यह एक काव्यात्मक भाषा की या बिंबात्मक भाषा की, चित्रात्मक भाषा की एक विशेषता रही है और इसी भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने भी किया। हम देखेंगे भी किस प्रकार से कवि अपनी बात कहता है कविता के रूप में, लेकिन उसका जो चित्र है वो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट बनकर उभरता है। कहीं से लगता नहीं कि ये कविता गाई जा रही है या कोई फिल्म का कथानक लिखा जा रहा है। इस कविता में पंत जी की प्रगतिशील दौर की विशेषता बताई गई। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया। आज हम विभिन्न क्षेत्रों पर विकास की बात करते हैं। हमने विकास कर लिया, समाज ने विकास कर लिया, देश ने विकास कर लिया, लेकिन 1947 जब से हम आजाद हुए, आज 75 साल होने को हैं, 75 ईयर्स, लेकिन आज भी हम इस प्रकार का देश कहलाए जाते हैं, विकासशील हैं। 75 साल बाद भी विकासशील हैं। जापान 1945, याद है घटना जापान की? जापान में 1945 में क्या हुआ था सर? परमाणु बम अटैक हुआ था। तो उसमें क्या हो गया था सर? एक शहर था वो तबाह हो गया था। नाम क्या था उसका? सर एक होशा नहीं, कुछ दो, मुझे एक नहीं थे, दो थे। सब बता रहे 2 मिनट्स। सर हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी। यस सर। हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन 1945 के बाद आधा जापान खत्म सा हो गया था। जब 2 परमाणु विस्फोट वहां पर हुए थे तो आधा से ज्यादा जापान खत्म हो गया उस समय। आज जापान किस कंडीशन में है आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर, काफी चीजों में, मैक्सिमम चीजों में सबसे बेहतर, ठीक है। लेकिन भारत कितना प्राचीन देश, आज भी विकासशील है। और जो छोटे छोटे देश हैं उसके बाद अस्तित्व में आए वो विकसित हो गए और हम विकासशील हैं। कारण क्या है इन चीजों का? इन विषयों पर अगर भी कभी सोचने बैठे तो लगेगा कि नहीं, वहां के लोगों में, वहां के लोगों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम जो विकास की विरोधाभासी अवधारणाएं, अर्थात विकास की जिन्होंने परिभाषा गढ़ी, वो गढ़ने वाले और वो खुद दोनों उसका विरोध करते हैं। वो अवधारणा ही विरोधी है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उन पर करारा प्रहार करती है कविता। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। कवि ने इस कविता में एक किसान जीवन को उद्धृत किया, किसान का जीवन उठाया, किसान को अपनी रचना का विषय बनाया और उसके साथ जो शोषण होता है, चाहे तो वो जमींदार करे, कोई अमीर आदमी करे, एक साहूकार सेठ करे, सब करते हैं उसके साथ। और उसके साथ जो शोषण होता है
उसका शोषण के बाद जीवन कैसा हो जाता है, उस जीवन को कवि ने पकड़ने की कोशिश की और उसको अपनी कविता का विषय बनाने की कोशिश की। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है, कृषि जीवन पर ही आधारित है, और ऐसी सरकारें जब भी आती हैं ऐसे देश में, तो दुख कभी को यह होता है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी सरकार ने किसानों को सेंटर में रख करके किसानों पर आधारित कोई भी व्यवस्था बनाई ही नहीं, और जो बनाने की कोशिश करते हैं उनको बनाने नहीं दिया जाता। ठीक है, कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खुलती है। एक किसान की कहानी लेखक ने कवि ने उठाई है और उस कहानी को लेकर के, उस एक किसान को लेकर के संपूर्ण भारत के किसानों की पारिवारिक दुखों, पारिवारिक तकलीफों, व्यक्तिगत दुखों और तकलीफों को उठाने की कोशिश की है, उनकी परतों को उघाड़ने की कोशिश की है। यह कम से कम हमारा समाज जाने तो किसानों का दुख क्या है, किसानों की परेशानी क्या है, क्यों ऐसा किसान करते हैं, और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है, जो हमारे समाज को विभिन्न वर्गों में समाज के दलालों ने बांट दिया। किस प्रकार से वो समाज के दलाल आते हैं, समाज को बांटते हैं और बांट करके बस उनसे फायदा उठाते हैं, उनके साथ नहीं होते हैं। उनको समाज को विभाजित करने का, समाज को बांटने का उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ स्वार्थ। उस स्वार्थ को लेखक देखता है और उससे अपना दुख प्रकट करता है। देखें कविता में कवि ने क्या कहा है। वे आंखें, कवि किसान की आंखों को देखता है और उन आंखों में कब की वो उसकी सारी तकलीफें, उसका सारा दुख, उसकी सारी जो आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, वो दिख जाती हैं। ठीक है, बस हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए तो देखने की। हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो हैंड रेज करेंगे, नोट कर लेंगे और उसमें से बाद में पूछ लेंगे अभी। ठीक है, अभी हम कविता शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है साहब? बिल्कुल। यस सर। ओके। कवि ने किसान की आंखों में देखा और आंखों में देख करके क्या कहता है। अंधकार की गुहा तरीकी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारों दैन दुखता नीरव रोदन। कवि को किसान की आंखों में जो दिखता है वो क्या है? अंधकार की गुहा तरीकी। उन आंखों में वो अंधकार दिखता है, वो गुफा दिखती है। कैसी गुफा? जिसमें गुफा के अंदर अंधकार ही अंधकार हो। इमेजिन करो, गोदावरी गए हैं आप लोग? गुप्त गोदावरी गए होंगे? यस सर। है ना? वहां लाइट रहती है, लाइट अचानक चली जाती है तो क्या लगता है? डर लगता है। तो किसान की आंखों के अंदर जो गुफा बनी है, गुफा में सब वो गुप्त गोदावरी की गुफा नहीं, भावों की गुफा, भावों की गुहा। उस गुहा के अंदर जब कभी देखता है तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखता है। कहते हैं ना, आंखों के आगे अंधकार छा जाना। आंखों के सामने अंधकार छा जाने के मतलब कुछ दिखना नहीं। कवि को किसान की आंखों में दुख तकलीफ के अलावा खुशी का एक तिनका भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो कवि कहता है, अंधकार की गुहा तरीकी उन आंखों से डरता है मन। उस किसान के सामने जाकर खड़े होकर के उसे बात करने में भी डर लगता है। और कभी किसान से डरता नहीं है, उसकी परेशानियों को सुन करके दुख होता है। वो डर है उसको कि फिर से वो एक कहानी अपनी सुनाएगा जो मुझे सहन नहीं होगी।
उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारों दैन दुख का नीरव रोदन। मैं उसके पास क्यों नहीं जाना चाहता, कभी उसके पास क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों? क्योंकि दूर दूर तक, जहां तक आंखों की गहराई में हम उसको देखते हैं, तो दूर दूर तक हमको सिर्फ और सिर्फ दारों, दैन्य, दुख और रोदन ये दिखाई देता है, और कुछ नहीं। उसमें दारुण है। दारुण मतलब एक कष्ट देने वाला, दीन, दैन्य मतलब दीनता, गरीबी, दुख दिखता है, नीरव रोदन, रोदन दिखता है, लेकिन रोदन कैसा? नीरव। नीरव मतलब बिना आवाज वाला। नीरव मतलब बिना आवाज वाला। नी मतलब नहीं, रव मतलब आवाज, नीरव शांत। कुछ लोग होते हैं ना जो दहाड़ मार के रोते हैं, फपक फपक के रोते हैं, लोगों को सुना के रोते हैं, और कुछ लोग होते हैं हृदय में रोते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? उन दोनों प्रकार की रुलाई में अंतर क्या होता है? दिव्यांग, यस सर। एक जो चिल्ला के रोता है और एक बस अंदर अंदर रोता है, दोनों की रुलाई में अंतर क्या होता है? सर जो चिल्ला के रोता है सर, उसका दुख थोड़ी देर में ही बाहर हो जाता है, लेकिन सर जो अंदर ही अंदर लिए रहता है उसको सर कष्ट होता है बाद में भी। बाद में होता है और हमेशा रहता है। तो किसान Yes, वैसा ही sir. है, उसको दुख तो है, लेकिन बेचारा नीरव रोदन करता है, रोता है। किसके सामने रोए? छोटा बच्चा तो है नहीं। छोटा बच्चा क्या करता है? क्यों रोता है छोटा बच्चा? रोएगा, टॉफी चॉकलेट मिल जाएगी, शांत हो जाएगा। लेकिन किसान को क्या मिलेगा? रोएगा भी किसी के सामने, गिड़गिड़ाएगा किसी के सामने, तो सिर्फ दुत्कार मिलेगी, अपशब्द मिलेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं अन्य। ठीक है? तो भरा दूर तक उनमें दारों दैन दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदस्य बह सिकता। जो किसान हमेशा से स्वाधीन रहा, क्यों स्वाधीन रहा? अपना खेत था, पैदा करता था, अनाज निकालता था, बेचता था, खाता था, जीवन यापन करता था। किसी प्रकार का कोई किसी की वो नौकरी नहीं करता था। ठीक है? लेकिन जमींदारों ने धीरे 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 कर करके ये लगान वो लगान, ऐसा टैक्स वो टैक्स भर भर के उसको इतना जीवट कर दिया, परेशान कर दिया कि बेचारा कर्ज के बोझ तले दब दब के इतना दब गया कि उसको जमीनें बेचनी पड़ी। घर में बीमारी होगी, परेशानी होगी, तो भाई जो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, वो तो कहीं से पैसा ले लेगा, उसके पास इतना पैसा होता है वो बचा के रखता है। किसान के पास क्या है? बस उसकी फसल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो किसी से नहीं मांगता था, लेकिन भगवान ने भी उसका साथ नहीं दिया। भगवान ने सूखा डाल दिया, फसल नहीं हुई, साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, जमींदार से खाने पीने को सामान लेना पड़ा, अनाज लेना पड़ा, कर्ज में दब गया, अगले साल फिर सूखा, कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, जमींदार ने खेत ले लिया, किसान ने घर का दुकानदार ने घर का सामान ले लिया, अब बेचारा कुछ नहीं। तो जो किसान स्वाधीन था, इस बात का उसे अभिमान था, अभिमान भरा आंखों में इसका कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं और स्वतंत्रता से जीता हूं। यह स्वाभिमान था उसके अंदर। लेकिन जो संसार था, संसार के लिए उसने जीवन भर किया संसार के लिए, लेकिन पूरा संसार आज कगार के समान उसके साथ छोड़ करके निकल गया। कगार जानते हैं? कगार क्या होता है? कगार कौन जानता है?
सर किनारा। नदी का किनारा, जैसे नदी का किनारा कच्चा होता है, उसमें पक्का घाट नहीं बना होता है, तो बाढ़ तेज आती है तो नीचे की जमीन को काट देती है, तो ऊपर का हिस्सा अपने आप नदी में बह जाता है। ठीक है, उसी को कगार बोलते हैं। तो जो संसार किसान के अधीन था, किसान अगर फसल ना उगाए, किसान सब्जी ना उगाए, किसान अनाज ना उगाए, तो संसार क्या खाएगा? कहां से लाएगा? बाजार से लाओगे, बाजार में कहां से आएगा? किसान के पास से। जब किसान बाजार में नहीं देगा तो बाजार में कहां से आएगा? नहीं। जिस संसार को किसान ने पाला पोसा बड़ा किया, वह संसार आज किसान को छोड़ करके हट गया। किसान अगर हमको 20 साल खिलाता है तो कम से कम उसको 1 साल तो हम खिला सकते हैं ना, एक सेशन तो खिला सकते हैं ना। लेकिन संसार ने उसका साथ नहीं दिया, कोशिश नहीं की। लहराते हुए खेत ध्रुवों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसी थी उसके जीवन की हरियाली उसके तृण तृण से। बाबा भारती कहानी पढ़ी है? बाबा भारती और खड़ग सिंह। बच्चों मेरी बात सुन रहे हो या सो गए? सर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। ओके, तो बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? सर नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन कहानी शायद नहीं सुनी। कहानी नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं। किसान को अपने खेतों को देख करके कितनी खुशी होती है? चलिए कि अगला भाग या इसकी कहानी का जो कविता का अगला हिस्सा है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हेलो सर। हाँ सर करवी में बस किस कब से आएगी? अब बताएंगे, अभी सूचना देंगे 1-2 दिन में अंदाज मतलब 16 से चालू हो जाएंगी शायद। शायद, यहाँ खुल गया ना स्कूल 16 से। हाँ खुलेंगे, खुलेंगे, आप सुनेंगे।